नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास खबरों की। और दोस्तों, इसके अलावा देश प्रदेश की खबरों की अपडेट भी आपको जरूर बताएंगे। मौसम के मिजाज के बारे में और मंडियों के भाव के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, आज भादरा क्षेत्र आसपास में कई घटनाक्रम हुए और दोस्तों आज भी गोकसी को लेकर लोगों ने ज्ञापन भी दिए। और आज जानसल भादरा सड़क का शिलान्यास विधायक बलवान पूनिया ने किया, जो कि हिसार बाईपास पर एक कार्यक्रम के तहत इसका शिलान्यास किया गया। और दोस्तों, विधायक बलवान पूनिया ने अपने संबोधन में क्षेत्र में कई कटाक्ष भी किए नेताओं पर। और दोस्तों, ये भी कहा कि सिद्धमुख भादरा रोड का भी अब मैं शिलान्यास करने वाला हूँ। 158 करोड़ का उसका टेंडर हो चुका है। तो दोस्तों, ये भी खंगालने वाली बात है, क्योंकि इसके ऊपर बड़े बड़े दावे दोस्तों राजगढ़ की विधायक भी करती रही है और भादरा के विधायक भी करते रहे। और इससे पहले वाला जो बजट आया था उसमें भी इसको लेकर बजट छोड़े जाने की बात थी, लेकिन दोस्तों अभी तक इसका निर्माण कहीं शुरू नहीं हुआ। और सरकार के अभी दोस्तों 1.25 साल बचे हैं। तो क्या ये सिद्धमुख राजगढ़ रोड जो है, भादरा से राजगढ़ रोड, ये बनेगी? इसके ऊपर साइंस है भी, इसके बारे में विस्तार से आगे 1-2 दिनों में आपको हम डिटेल से समाचार बताएंगे। और दोस्तों, आज 34 करोड़ की लागत से बनने वाली जानसल भादरा सड़क का शिलान्यास विधायक द्वारा किया गया और बड़ी संख्या में दोस्तों इसमें क्षेत्र के लोग, उनके समर्थक इकट्ठा हुए। इसके अलावा दोस्तों, मलखेड़ा गांव में भी एक रैली विधायक बलवान पूनिया की हुई और ये रैली, इस रैली का नाम था स्वागत रैली। तो दोस्तों, ये स्वागत कार्यक्रम जरूर था, लेकिन स्वागत कार्यक्रम से ज्यादा ये शक्ति प्रदर्शन लग रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब संजीव बेनीवाल और जयदीप जुडी की मलखेड़ा गांव में सभाएं और रैलियां आयोजित की गई, तो उसको लेकर विधायक बलवान पूनिया पर भी एक दबाव पड़ा कि कहीं ना कहीं मेरे गांव में ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। और दोस्तों, ये भादरा की राजनीति है और राजनीतिक सरगर्मियां एकदम चरम सीमा की ओर बढ़ने लगी है। और आने वाले समय में दोस्तों विस्तार से हम राजनीति से संबंधित समाचार भी आपको सदैव बताते हैं और बताते रहेंगे दोस्तों। तो इसको लेकर ये शक्ति प्रदर्शन ज्यादा था, बड़ी संख्या में दोस्तों इस रैली में लोगों की भीड़ थी। तो बलवान पूनिया क्या मैसेज दे रहे थे और क्या इस मैसेज को देने में वो कामयाब रहे हैं? दोस्तों, ऐसा नेठाना गांव में भी देखा गया, जब एक वीडियो उनका वायरल हुआ था बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के किसी एक समर्थक द्वारा, किसान द्वारा जो विद्रोह किया गया था, एक प्रकार से विरोध किया गया था। बलवान पूनिया ने जो कहा कि बिजली के बिल आपको भरवाने ही पड़ेंगे, तो इसको लेकर जो हुआ और उसके बाद में जो बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले बस स्टैंड नंबर 1 पर धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया। तो बलवान पूनिया ने भी अपने शिलान्यास कार्यक्रम के तहत नेठाना जाते वक्त दोस्तों विशाल रैली 200 गाड़ियों के काफिले के साथ गांव में बढ़े। तो दोस्तों, ये भादरा की राजनीति है, इसके ऊपर सदैव हम आपको डिटेल के साथ, ईमानदारी के साथ बताते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अन्य खबरों की ओर रुख करें तो तारनगर राजगढ़ अर्थात चूरू जिले के किसानों को राहत भरी बात है। दोस्तों, जिला कलेक्टर के साथ उनकी सफल वार्ता हुई और लगभग 58 और 60 घंटों से लगातार चल रहा सड़क जाम, चक्का जाम अब खुल गया। डोकवा, लसेड़ी, ददरेवा, सिद्धमुख, बैरासर सहित राजगढ़ और तारनगर के अनेकों मार्गों पर दोस्तों एकदम चक्का जाम, सड़क जाम करके किसान बैठे थे और 18 सूत्री उनकी मांगे थी, लगभग मांगों पर सहमति बनी। और आज दोस्तों लंबे धरना प्रदर्शन, एक प्रकार से 4 महीने हो गए किसानों को धरना प्रदर्शन करते हुए, चूरू जिले के किसानों को। और आज 4 माह बाद दोस्तों रबी फसल 2021 की क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट चूरू के जिला कलेक्टर ने किसानों को सौंपी और इसके बाद में किसान खुश दिखाई दिए। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों, एडवोकेट रवि खोड़ ने जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ से भेंट करके और गो हत्या प्रकरण जो है उस पर एक ज्ञापन दिया और विभिन्न मांगे की गई। दोस्तों, इसमें मांग ये की गई कि तमाम अपराधियों की संपत्तियों को जब्त किया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार का कोई मामला ना हो और भविष्य में लोग इस प्रकार की घटना करते हुए कुछ खोप खाए। और इसके अलावा दोस्तों, ये जो मामला है गोकसी का, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मांग भी रवि खोड़ द्वारा की गई और मुकदमे जो दर्ज किए गए थे हिंदू संगठनों के लोगों पर, उस मुकदमों को 42 लोगों पर मुकदमे दर्ज है, उनको वापस लेने की मांग भी
रवि खोड़ ने की और कुछ युवा आर्मी की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे थे और उनके नाम भी उस मुकदमे में आ गए। तो दोस्तों ये मांग की गई है कि ये मुकदमे वापस लिए जाए और इन युवाओं को राहत प्रदान की जाए और इसके अलावा भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए सुनिश्चित किया जाए, जाब्ता इस प्रकार से किया जाए। दोस्तों मोतीपुरा बास्के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक प्रदीप शर्मा के निर्देशन में और नेतृत्व में विद्यालय स्टाफ द्वारा, छात्रों द्वारा दोस्तों फलदार, छायादार और फूलदार पौधारोपण का अभियान चलाया गया और दोस्तों ये पौधारोपण का अभियान 18 जुलाई से चलाया गया था, जो कि 22 जुलाई को आज ये कंप्लीट हुआ और 51 पौधों का रोपण दोस्तों किया गया। और इस कार्य में ये ज्ञान सिंह वर्मा के अलावा राजस्थान पुस्तक भंडार के सुरेश कुमार भी दोस्तों इसमें विशेष सहयोगी रहे और जो विद्यालय का स्टाफ था उसमें प्रदीप शर्मा के अलावा मुश्ताक अली, श्रीमती विजेता चौहान, श्रीमती मीरा, श्रीमती कमलेश, श्रीमती प्रियंका चौहान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रोशनी देवी, मैना देवी, कांता देवी, अलाडी व पौधों की देखरेख करने के लिए विद्यार्थियों सहित पूरे स्टाफ ने दोस्तों संकल्प भी लिया। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों गोकसी की घटना के बाद 26 जुलाई को, आने वाली 26 जुलाई को भादरा के गुड़ मंडी मंदिर में एक हनुमान चालीसा का अखंड पाठ का कार्यक्रम रखा गया है। और इसके अलावा दोस्तों जो मलखेड़ा में विधायक बलवान पूनिया की जो रैली थी उस रैली का आयोजन एक परिवार द्वारा किया गया था दोस्तों, उसमें एक स्वागत कार्यक्रम भी था और रामचंद्र न्योल के घर पर यह स्वागत कार्यक्रम जो है वो रखा गया था। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। दोस्तों राजस्थान सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है और ये योजना है चिरंजीवी जननी एक्सप्रेस 104 एम्बुलेंस। दोस्तों एक इस प्रकार की घटना का मामला जो है वो प्रकाश में आया है कि भादरा क्षेत्र की एक एम्बुलेंस 104 चिरंजीवी जननी एक्सप्रेस की, जिसमें प्रेगनेंसी जो महिलाओं की होती है दोस्तों, उनके लिए विशेष तौर से ये एम्बुलेंस जो है वो तैनात की गई है सभी केंद्रों पर। और दोस्तों सीमावर्ती हरियाणा जिले के बालसमंद में जैसे ही डाबड़ी हम क्रॉस करते हैं उसके बाद में हरियाणा का प्रथम जो पेट्रोल पंप आता है उसके ऊपर ये एम्बुलेंस खड़ी दिखाई दी। और दोस्तों क्यों खड़ी दिखाई दी? पिछले 2-3 दिनों से ये एम्बुलेंस यहाँ खड़ी थी। कारण इसका ये था कि राजस्थान से ये एम्बुलेंस यहाँ अपना ईंधन लेने के लिए, तेल लेने के लिए आ रही थी, लेकिन तेल के पैसे नहीं देने पर पेट्रोल पंप चालक द्वारा इस एम्बुलेंस को यहीं जब्त कर लिया गया, एक प्रकार से खड़ी कर लिया गया। दोस्तों ये कितनी विडंबना की बात है, एक प्रकार से राजस्थान की इतनी बड़ी ये योजना और इस योजना इसके पीछे भी दोस्तों लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार से महिलाओं को प्रेगनेंसी या किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो यहाँ आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। लेकिन आप दोस्तों इस नंबर पर फोन कैसे करेंगे जब ये एम्बुलेंस जो है वो एक प्रकार से गिरवी रख दी गई है पेट्रोल डीजल की एवज में। तो यहाँ दोस्तों ये इसलिए खड़ी थी क्योंकि पेट्रोल डीजल के पैसे नहीं दिए गए थे। तो इसको लेकर ये खबर जैसे ही घटना में आई दोस्तों ये आम बात हो गई है। सीमावर्ती जो क्षेत्र है राजस्थान के कि अधिकतर राजस्थान के सीमावर्ती शहरों में समस्या ये है कि सभी वाहन चालक हरियाणा क्षेत्र में जाकर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं, क्योंकि यहां से दोस्तों राजस्थान से करीब 10 रुपए से अधिक सस्ता मिलता है पेट्रोल और डीजल। लेकिन राजस्थान के सरकारी तंत्र द्वारा भी इस प्रकार से अगर पेट्रोल डीजल ये लेना पड़े तो दोस्तों यहाँ राजस्थान सरकार के लिए क्या ये बहुत शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाली बात नहीं है दोस्तों, ये विचारणीय पहलू है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी की सरकारों पर, पड़ोसी कस्बा हरियाणा की सरकारों पर बरसते हैं, तो कम से कम इस व्यवस्थाओं को और पेट्रोल डीजल और जो बिजली के रेट है, अनेक चार्जेस लगाकर जो देश में सबसे ज्यादा अव्वल राजस्थान बना हुआ है इन मामले में, उनमें कुछ सुधार भी किया जाना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा देश की 15वीं राष्ट्रपति दोस्तों, पहली बार किसी आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने पर पूरे देश में खुशियां छाई हुई है। और दोस्तों खुशियां भी क्यों ना छाई जाए, पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है।
और दोस्तों इसको लेकर पूरे देश में खुशियां है और भादरा, नौर, राजगढ़, तारनगर आदि सभी तहसील, विधानसभा क्षेत्र मुख्यालयों पर बीजेपी के कार्यालयों में जश्न का माहौल है। और दोस्तों ऐसा ही है कि जश्न का माहौल भाजपा डुंगराना मंडल के किसान मोर्चा अध्यक्ष शंकर भाकर है, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष नथुराम मेघवाल, दौलत राम, अमीलाल, रुगलाल, लीलाधर, धर्मवीर और हरदयाल, शिवचंद, ओम प्रकाश आदि ने भी मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाकर इस दिवस को मनाया। और दोस्तों 15वीं राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति लगभग 6,76,803 मत लेकर, जो मत वैल्यू होती है दोस्तों वो लेकर, मत तो 2824 उनको मिले, 64% उनको समर्थन मिला है दोस्तों, वोट मिला है। तो 64% मत, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत प्राप्त करके द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनी है भारत की। और दोस्तों कई रिकॉर्ड भी द्रौपदी मुर्मू के नाम हुए हैं। एक वो सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति भी बनी है। 20 जून 1958 को उनका जन्मदिन हुआ था। और दोस्तों उनकी उम्र देखें तो 64 साल 1 माह 8 दिन की है। ये एक रिकॉर्ड है। इससे पहले नीलम संजीव रेड्डी के नाम ये रिकॉर्ड था, 64 साल 2 माह 6 दिन जब वो राष्ट्रपति बने थे, तो उस समय उनकी उम्र थी। और आजाद भारत में पैदा होने वाली ये प्रथम राष्ट्रपति है दोस्तों भारत की। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा की भी पहली राष्ट्रपति है। ये कई रिकॉर्ड है। और दोस्तों इस चुनाव की एक विशेषता ये रही कि बड़ी संख्या में इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी हुई है दोस्तों। लगभग 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, तो वहीं 125 से अधिक विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की और उसका फायदा द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को मिला है। और दोस्तों पार्षद बनने वाली भी कोई महिला राष्ट्रपति बनी हो, ये भी एक अनोखा रिकॉर्ड द्रौपदी मुर्मू के नाम दर्ज है दोस्तों। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करेंगे। और दोस्तों अब हम बात करते हैं 75वां स्वर्ण जयंती वर्ष पूरे देश में मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आह्वान किया गया पूरे देश के देशवासियों को कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आप सभी अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराएं। तो ये बहुत खुशी की बात है। और दोस्तों इतना बड़ा समय एक प्रकार से चल रहा है और ये जो उत्सव है वो काफी लंबे समय से मनाया जा रहा है और आगे 15 अगस्त तक ये मनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड की भी घोषणा की गई और इसमें 2 फिल्मी अभिनेताओं को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया, जिसमें तांजी फिल्म के लिए अजय देवगन को और सूर्या, इन 2 एक्टरों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। और इसके अलावा दोस्तों बेस्ट म्यूजिकल डायरेक्टर का अवार्ड जो है विशाल भारद्वाज को मिला और बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड फर्रा खान को दिया गया। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, एक सांसद ऐसा है जिन्होंने एक प्राइवेट विधेयक पेश किया है दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण को लेकर संसद भवन में। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सांसद रवि किशन की। और ये विधेयक जैसे ही आज संसद भवन में पेश किया गया, पूरे देश में एक नई चर्चा छिड़ गई दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। किस प्रकार की स्थिति है भारत की जनसंख्या नियंत्रण में और क्यों जरूरी है दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत के लिए। दोस्तों इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ चीजें जरूर आपको बताना चाहूंगा। और दोस्तों 2023 में हम चीन से हमारी आबादी जो है वो आगे निकलने वाली है और वर्तमान में दोस्तों पूरा विश्व जो है वो 800 करोड़ की दहलीज पर खड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से 800 करोड़ जनसंख्या होने वाली है 2023 में। इससे कुछ ही कदम पीछे है दोस्तों दुनिया। तो कितनी भारी और गंभीर समस्या ये पूरे विश्व के लिए है जनसंख्या नियंत्रण। दोस्तों दुनिया की आबादी के लिहाज से मैं आपको बताऊं तो पूरे विश्व में दोस्तों भारत को अगर ले हम तो क्यों हमारे जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। अगर पूरे विश्व की भूमि को देखें, पृथ्वी के ऊपर कितने देश है और उन देशों की भूमि का आकलन करें तो भारत के पास महज 2.4% ही भूमि है, 2.4%। और जनसंख्या पूरे विश्व की भारत में अगर देखें तो 17.5% जनसंख्या विश्व की भारत में निवास कर रही है दोस्तों। तो कितना बड़ा विस्फोट दोस्तों एक प्रकार से ये हो रहा है। स्पेस तो बिल्कुल कम हो रहा है, इसमें तो कतई कोई दो राय नहीं है, लेकिन आने वाली परेशानियां किस कदर हमें झेलनी पड़ सकती है दोस्तों, इसकी ओर ध्यान
सभी का आकर्षित करने की आवश्यकता है। और विश्व में जो जल संसाधन है दोस्तों, पूरी दुनिया में जो जल संसाधन है जिसके द्वारा हम इंसानियत पूरी विश्व की दोस्तों अपनी प्यास बुझाती है, उसका भारत में कितना प्रतिशत है दोस्तों? उसमें भारत में मात्र 4% भाग पूरे विश्व के जल संरक्षण का है, मात्र 4% भाग, और 17.5% दोस्तों हमारी आबादी है। तो आप देख सकते हैं। और विश्व का वन क्षेत्र कितना है भारत में, ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों। जलवायु के लिए भी इसकी महती आवश्यकता है। तो जो वन क्षेत्र है वो भारत का कितना है, पूरे विश्व का आंकलन अगर करें तो पूरे विश्व के वन क्षेत्र का मात्र 2.85% ही वन क्षेत्र भारत में है। तो आप इससे गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। एक कहावत है मारवाड़ी में, जितनी चद्दर होती है पांव उतने ही पसारने होते हैं। लेकिन दोस्तों ऑलरेडी भारतीयों ने अपनी चद्दर से पांव बाहर निकाल लिए दोस्तों। ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनसंख्या का जो विस्फोट है वो 2023 में विश्व के हम पहले देश हो जाएंगे जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश दोस्तों होगा। और हम 140 करोड़ की आबादी तक पहुंचने वाले हैं दोस्तों। और 140 करोड़ की आबादी तक चीन पहुंच चुका है। अभी 138 करोड़ की आबादी हमारे देश की हो गई है। तो दुनिया में किसकी आबादी कितनी है दोस्तों? 31% पूरी दुनिया में ईसाई रहते हैं। पूरी दुनिया में 45 के करीब ईसाइयों के देश है और ये आबादी है 31% पूरी दुनिया में। और मुस्लिमों के लगभग 57 देश है दोस्तों, और उनकी आबादी पूरे विश्व में 24% है नंबर 2 पर। और नंबर 3 पर किस वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है दोस्तों? वो है हिंदू, और इनकी आबादी 15% है पूरे विश्व में, करीब 1 अरब की आबादी। जबकि मुस्लिमों की आबादी अगर देखें तो 1 अरब 6 करोड़ की आबादी है। अर्थात हिंदुओं की आबादी से कुछ ही ज्यादा, जैसे 6 या 7 करोड़ संख्या मुस्लिमों की पूरी दुनिया में ज्यादा है। और ईसाइयों की आबादी संख्या के लिहाज से देखें तो करीब 2 अरब 2 करोड़ की आबादी ईसाइयों की। और शेष अनेक धर्मों के, अलग अलग धर्मों के लोग पूरे विश्व में निवास करते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताऊं, जनसंख्या किस विस्फोटक दर से आगे बढ़ रही है पूरी दुनिया में वर्तमान में दोस्तों। 800 करोड़ तक होने से पहले हम 100 करोड़ से अगर आपको अनुमान बताएं तो 1804 में 100 करोड़ आबादी थी दुनिया की दोस्तों। और उस आबादी को 200 करोड़ तक होने में कितना समय लगा आप गेस करेंगे? तो 123 वर्षों का समय लगा था 200 करोड़ की आबादी तक हमें पहुंचने में। तो ये समय काफी अधिक और लंबा था। लेकिन उसके बाद की स्थिति आप देखिए कि अगले 300 करोड़ तक पहुंचने में हमें मात्र 33 वर्ष लगे, मात्र 33 वर्ष दोस्तों। 90 वर्ष से भी कहीं अधिक तेज रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा 300 से जब 400 करोड़ हम हुए दोस्तों, हम 200 करोड़ हुए 1927 में, अर्थात 33 वर्षों बाद 1960 को हम 300 करोड़ आबादी पर पहुंचे। लेकिन 300 से 400 करोड़ की आबादी पर जब हम पहुंचे 1974 को, तो दोस्तों मात्र 13 साल का समय लगा। और जब 300 से 400 पहुंचे तो दोस्तों हमें 14 साल का समय लगा, माफ कीजिएगा, मात्र 14 वर्ष का समय लगा था। और जब 400 से 500 पर हम पहुंचे 1987 में, तो दोस्तों मात्र 13 वर्ष का समय हमें लगा। तो समय घटता जा रहा है और किस कदर आबादी बढ़ रही है इसका अंदाजा आप लगाइए। और 500 से 600 करोड़ की आबादी जब हुई 1999 में, तो मात्र दोस्तों 12 वर्ष का समय लगा। और इसके बाद में जब 700 से 800 वर्ष की जो करोड़ की आबादी तक हम पहुंचने वाले हैं 2023 में, तो हमें कितना समय लगेगा? मात्र 11 वर्ष का। तो अभी 1 साल और बढ़ गया, घट गया। और दोस्तों जब हम 900 करोड़ तक पहुंचेंगे तो संभवतः हमें 10 वर्ष ही लगेंगे। अर्थात 1 दशक में 100 करोड़ की आबादी पूरे विश्व में बढ़ जाती है। 100 करोड़ दोस्तों, अंदाजा लगाइए आप, 100 करोड़ अर्थात
एक आधे से भी अधिक भारत की आबादी मात्र 10 अरब में बढ़ जाएगी। तो ये कितनी विस्फोटक स्थिति है, इसका आप आंकलन कर सकते हैं। और सांसद रवि किशन ने जब ये बिल रखा है तो इसके ऊपर दोस्तों बहुत विपक्ष का हल्ला भी हुआ और विपक्ष के नेताओं द्वारा आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि एक कौम को, एक वर्ग को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी ऐसे विधेयक लेकर आ रही है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कहां बेरोजगारी दर जा रही है और कहां हमारी उत्पादक क्षमता का भी आंकलन आप करें और कहां रहने की, जैसा जल की और रहने की भूमि की हमने आपको स्थिति बताई, तो कितनी आवश्यकता है अब विश्व में जनसंख्या नियंत्रण कानून की और विशेषकर भारत में। दोस्तों ये जरूर है कि चीन में भी इस प्रकार का अभियान चलाया गया था, वरना चीन अब तक 2 अरब की आबादी भी पार कर जाता और चीन आज 140 करोड़ पर बैठा है। तो हमें भी इस प्रकार से कदम उठाने होंगे ताकि हमारी आबादी अगर ज्यादा नहीं बढ़ेगी, कुछ वर्षों बाद अगर 1 दशक या 2 दशक तक भी हम अंकुश लगाते हैं तो हमारे देश के किसी भी चीज पर इसका कोई ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और भारत जब औसत आयु भारत की बढ़ेगी उससे पहले हमारी आबादी कंट्रोल हो चुकी होगी, हमारा देश स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो चुका होगा और आने वाले समय में जिस प्रकार से गति बढ़ रही है अर्थव्यवस्थाओं की और बजट की और इस प्रकार से जो आर्थिक ढांचा मजबूत भारत का हो रहा है, जिस अनुपात में, उस अनुपात से हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कितना आवश्यक है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब जल्दी से हम आपको मौसम का मिजाज और मंडियों के भाव के बारे में बताते हैं। दोस्तों पहले शुरुआत करते हैं 22 जुलाई को आज क्या विशेष दिवस है। 1977 को देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, दोस्तों उनका जन्मदिन आज ही के दिन मनाया जा रहा है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था 1970 को। और प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे राष्ट्रपति रहे 2012 को, देश के 13वें राष्ट्रपति, वो इसी दिन, आज ही के दिन बने थे। और आज दोस्तों रामनाथ कोविंद जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति है, उनकी विदाई भी हो रही है। और इसके अलावा सुप्रसिद्ध गायक दोस्तों मुकेश का जन्म भी आज ही के दिन 1923 को हुआ था। और इसके अलावा राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस दोस्तों इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1906 में फारसी बगान चौक ग्रीन पार्क कोलकाता में प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज झंडा फहराया गया था और उसके बाद में उसके फहराने की स्थिति और परिवर्तन होते चले गए। तो इसको जो है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। और पहले जो झंडे का रंग था दोस्तों, हमारे जो तिरंगे का रंग था वो था लाल, पीला और हरा रंग था। दोस्तों इसमें बाद में सुधार भी हुआ और क्षैतिज पट्टियों में दोस्तों इसको बनाया गया था और पीली पट्टी में कमल बना हुआ था उस समय। तो ये रहे दोस्तों आज के खास कार्यक्रम। अब जल्दी से हम आपको मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में बता दें। तो दोस्तों आज गंगानगर से मंडी की शुरुआत करते हैं। गंगानगर में गेहूं दोस्तों 2128 रुपए प्रति कुंटल बिकी है, जो बिका है 2531 और चना बिका है 4625, जबकि सरसों बिकी है 6170 रुपए प्रति कुंटल। और रावतसर मंडी में दोस्तों ग्वार बिका है 4870, चना बिका है 4548 रुपए प्रति कुंटल, तारामीरा बिका है 5035, मोट बिके है 7000 और गेहूं बिकी है 2153 रुपए प्रति कुंटल। जबकि नौर मंडी में ग्वार बिका है दोस्तों 4871 रुपए, चना बिका है 4570, मूंग बिका है 5960, सरसों बिकी है 6200 रुपए प्रति कुंटल, मोट बिका है 7500 रुपए, गेहूं बिका है 2100 रुपए प्रति कुंटल। जबकि दोस्तों अरंडी बिकी है 7300 रुपए प्रति कुंटल। सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 9300 रुपए प्रति कुंटल, गेहूं बिका है 2060 रुपए प्रति कुंटल, मूंग बिका है 5260, जबकि सरसों बिकी है 6135 रुपए प्रति कुंटल। और संग्रिया मंडी में गेहूं बिका है 2070, सरसों बिकी है 5926 और जौ बिके है 2426 रुपए प्रति कुंटल। और आज की अंतिम मंडी एलनाबाद मंडी में नरमा बिका है 9400, सरसों बिकी है 6235 और चना बिका है 4650, गेहूं बिकी है 2050 रुपए प्रति कुंटल। और आज का मौसम अगर आपको बताएं तो दोस्तों आज दिन भर बादल छाए रहे, हल्की बूंदाबांदी भी भादरा क्षेत्र में आसपास इलाकों में हुई। देर शाम को रात्रि को मौसम कैसा रहने वाला है, 31 से 33 डिग्री
टेम्परेचर दोस्तों रहने वाला है और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और ओलावृष्टि की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है और हेवी बरसात भी आज होने की संभावना है। और दोस्तों राजस्थान में भी कई जिलों में हेवी बरसात की आशंकाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है और 10.5 mm बरसात आज रात्रि को होने की उम्मीद मौसम विभाग द्वारा की गई है। कल 23 जुलाई को मौसम कैसा रहेगा? तो दोस्तों दिन भर 100% बादल छाए रहेंगे, 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और 29 से 31 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा और 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को मैक्सिमम रहेगा। तो पारा अभी भी गिरा हुआ है और आगे और भी गिरने वाला है। 31 से 32 डिग्री देर शाम तक मौसम रहेगा। अब बरसात की स्थिति दिन भर कैसी रहेगी? तो दोस्तों 2.6 mm बरसात दिन में और दोपहर को 1.6 mm और शाम को 2.4 mm बरसात की चेतावनी है। जबकि रात्रि को फिर कल रात्रि को 13.5 mm बरसात, अर्थात आज रात्रि से भी कहीं ज्यादा बरसात कल रात्रि को आने की चेतावनी मौसम विभाग की है और आंधी भी चलने की पूरी संभावनाएं कल है। और इसके अलावा 29 से 30 डिग्री टेम्परेचर देर रात को कल रहेगा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, बीच बीच में झोंके आपको 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से भी लगेंगे। तो ये रहे दोस्तों आज के प्रमुख समाचार। 7 बजे के कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।